नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा। सीएपीएफ एनपीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनपीएस में डेथ होने पर कर्मचारी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एवं उस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, प्लस उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। एनपीएस में अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसे ओल्ड डेथ बेनिफिट मिलेगा। जो ओल्ड पेंशन मिलता था सीसीएस 1972 का रूल जो पेंशन का था, वही सेम एनपीएस के कर्मचारी को भी दिया जाएगा। यह रूल सबसे पहले 2009 में लागू किया गया था एनपीएस कर्मचारी के लिए। उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट हुआ 2015 में। उसके बाद फिर ये अभी अमेंडमेंट, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो 2021 का अमेंडमेंट है। इस 2021 के अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने क्या लागू कर दिया है कि जैसे ओल्ड पेंशन माने कि 1 जनवरी 2004 से पहले जो कर्मचारियों को जो बेनिफिट मिलता था, वही सेम एनपीएस के कर्मचारी को भी डेथ होने पर वही ओल्ड डेथ बेनिफिट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑल डेथ बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा, मतलब पैसा, एनपीएस का पैसा कैसे मिलेगा। मेन मुद्दा हमारा यही है इस वीडियो का। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर किसी कर्मचारी का, मान ली कोई सब्सक्राइबर्स है, भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अक्सर मात्र अगर किसी के साथ घटना घट जाती है तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बता देता हूं कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसके माता पिता अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो देखिए जब उसकी डेथ हुई तो उस पर डिपेंड कौन था, माता पिता उसके उस पर ही तो डिपेंड थे, लेकिन उनको तो पेंशन मिल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि उसके जो एनपीएस का पैसा है उसका प्लस गवर्नमेंट का और इंटरेस्ट का, उसका उसको पेंशन ही लेना पड़ेगा। पेंशन मतलब 2080। ठीक है, अब पेंशन का तो ये क्लियर ही हो गया क्यों पेंशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उस पर जो निर्भर है उनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है, इसलिए उसको एनपीएस की पेंशन लेनी पड़ेगी, उसको एनपीएस का पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, अगर उसके जो भी डिपेंडेंट है वो अगर जॉब नहीं करते हैं और उसी पर डिपेंड थे, तो उस केस में क्या होगा कि उसको ओल्ड डेथ बेनिफिट मिलेगा, मतलब उसको ओल्ड पेंशन जो बेसिक था उसका 50% प्लस डीए और मेडिकल्स का। अब एनपीएस के पैसे का क्या होगा, जो एनपीएस का पैसा है उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन उसको जीपीएफ रेट के जो इंटरेस्ट है उसको मिलाकर उसको उसके उत्तराधिकारी को पे कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि अगर उनके माता पिता जॉब करते थे तो उस केस में उसको पेंशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो अमाउंट 5 लाख से कम है, ये ओनली डेथ में होता है, अगर उसका अमाउंट मान लो 5 लाख है और उसकी कंडीशन बनती है पेंशन, मतलब पेंशन लेने वाली एनपीएस की पेंशन, तो उस केस में उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में कि जिनको पेंशन नहीं मिलती है, जो डिपेंडेंट थे, और उसको उसका जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन वो मिलेगा, वो चाहे जितना भी अमाउंट हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख जो भी हो, उसका सेल्फ कंट्रीब्यूशन प्लस उस पर जीपीएफ रेट का इंटरेस्ट वो उसके उत्तराधिकारी को पे कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, आपका एक जीपी 103 फॉर्म होता है जो कि देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्म भरना है आपको। इसके साथ जो उत्तराधिकारी हैं उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनका अकाउंट डिटेल, और उसके बाद इसमें एक जो लगेगा, आपने देखा होगा इसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। मैंने एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, छोटा सा फॉर्म है, वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि एनेक्सर 1 और 2 का मतलब क्या है। एनेक्सर 1 और 2 का मतलब एक तरह से आपकी डिक्लेरेशन कि आप ओल्ड पेंशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपने न्यू पेंशन का बेनिफिट नहीं लेना है, बस सिर्फ उसकी एक डिक्लेरेशन है। तो वो डिक्लेरेशन एक तो नोडल ऑफिस देता है और एक सब्सक्राइबर देता है, 2 फॉर्म होते हैं, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका फॉर्म हो गया, जो कि देखिए आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिखाई दे रही होगी, ये लिस्ट है, इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको अटैच करके और 3 कॉपी में आपका इसको एक सेट बनाना है। सेट बना के आपको ये जहां पर आपके पोस्टेड था सब्सक्राइबर, जो कर्मचारी था जिस यूनिट में, वहां पर आपको ये डिपॉजिट करना है, और ये वहां के अकाउंट ब्रांच के माध्यम से डीडीओ ऑफिस से फॉरवर्ड होगा, यूनिट डीडीओ से सेंट्रल डीडीओ, और सेंट्रल डीडीओ आपके पे एंड अकाउंट ऑफिस, जिसको नोडल ऑफिस बोला जाता है, वहां के लिए ये फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस चलता रहेगा, आपको एसएमएस भी मिलेगा और आप अपने ऑफिस के माध्यम से इसका स्टेटस पता भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए, मैं फॉर्म का आपको एक एक स्टेप भर के आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस टाइप से भरा जाता है और क्या क्या भरना है उसके साथ। फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ड्यू टू डेथ।
तो देखिए सबसे पहले लिखा है इसमें क्लेम आईडी, ठीक है। क्लेम आईडी के बाद लिखा है यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पे हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ये साइड में देखिए यहाँ पे ये फोटो आ रहा है, यहाँ पे आपको ये फोटो लगा देना है। उसके बाद ये जो लिखा है यहाँ पे ये आई करके, ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइबर्स का नाम आएगा। उसके बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ये कर्सर आ रहा है, यहाँ पे आपको प्रान नंबर फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर करना है, ठीक है, इस वाले बॉक्स में यहाँ पर। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन ए, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड क्लाइमेट, ठीक है, सब्सक्राइबर्स। तो देखिए सबसे पहले ये जो लिखा है यहाँ पे, ये मैंने जो यहाँ पे बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर, सबसे पहले यहाँ पे टिक लगा देना है। आप अगर गवर्नमेंट के हैं, अगर आप ऑल इंडियन सिटीजन हैं या एनपीएस लाइट से जैसी कोई प्राइवेट सेक्टर से अगर खोला हुआ है तो आप यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिसके अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले लिखा है यहाँ पे 1 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस डिपार्टमेंट के हैं वहां पर डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, ये सबसे पहले ऊपर, ठीक। अब आगे 2 नंबर कॉलम जहाँ पे प्रान नंबर है, यहाँ पे प्रान नंबर भर देना है आपको। और ये लिखा है नेम ऑफ दी सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे जिस सब्सक्राइबर्स की डेथ हुई है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। उसका सब्सक्राइबर का जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है। उसका 5 नंबर पे आपका आता है इन केस ऑफ फीमेल मैरिड है सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स ये मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स इन केस ऑफ मैरिड। यहाँ पे आ गया फिर ये नंबर 6 पे फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे फादर्स नेम कर देना। और ये 7 नंबर पे यहाँ पे ये मैरिड या अनमैरिड, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे स्पाउस नेम ऑफ दी सब्सक्राइबर्स। तो जो सब्सक्राइबर्स के जो भी उत्तराधिकारी हैं, अगर वो मैरिड हैं तो यहाँ पे नाम आएगा, अगर मैरिड नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं, ये ब्लैंक छोड़ देना है ना। 9 नंबर पे आ गया आपका यहाँ पे ये स्पाउस जेंडर, ठीक है, इन वो जिनको उत्तराधिकारी बनाया मेल है फीमेल है, ठीक है। इसके बाद लिखा है डेथ ऑफ दी सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स की जो डेथ हुई है ना, वो डेथ यहाँ पे लिख देनी है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो प्रान नंबर के अकॉर्डिंग है वही सेम यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। ये यहाँ पे 11 नंबर कॉलम पे। उसके बाद 12 नंबर आ गया नेम ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो उनके उत्तराधिकारी बने हैं, मतलब उनकी वाइफ है या मदर है, उनका नाम आएगा, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके बाद यहाँ पे ये 16 नंबर पे पॉलिसी, ये कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये सब नो नो कर देना है। 16 नंबर नो, 17 नंबर भी नो, और ये 18 नंबर भी आपको नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे आता है एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ क्लाइमेट, जो क्लेम कर रहे हैं है ना, उनका एड्रेस भरना है, उन्हीं का मोबाइल नंबर भरना है। अल्टरनेटिव भी दूसरा नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी, ये सब मैंडेटरी हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है। और उसके बाद जो क्लाइमेट है, जो उत्तराधिकारी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। इसके बाद रिलेशन क्या है उनके साथ, ठीक है, और उनको कितना परसेंटेज इन्होंने इस पे बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आ गया सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी पे लिखा है क्लाइमेट ऑफ द बैंक डिटेल, जिन जो क्लेम कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, और प्लस यहाँ पे बैंक की ब्रांच का एड्रेस क्या है, और ये 23 नंबर पे आईएफएससी कोड आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 20, 21, 22, 23। इसके बाद सेक्शन सी आ गया क्लाइमेट विड्रॉल डिटेल। अब देखिए यहाँ पे विड्रॉल डिटेल में अब वो पूछेगा आपसे कि आपको लमसम विड्रॉल करना है या वो करना है। तो इसको मैंने डेथ के बारे में बताई दिया, डेथ हो रखी है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 80 और 80% का अगर मान के चलो उनके जो इंडिपेंडेंट थे, अगर उनको पेंशन मिलती है तो यहाँ पे 20 और 80 भरना होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सेक्शन डी सब्सक्राइबर्स एन्युटी डिटेल। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन्युटी डिटेल। अगर आपको एनपीएस की ही पेंशन लेनी तो यहाँ पे आपको ये एन्युटी सब्सक्राइबर, जैसे ये बैंक नेम है, आप किसी को भी चेक करके जिनका अच्छा इंटरेस्ट है आप उनको चॉइस कर सकते हैं। ये तब होता है जब आपको पेंशन एनपीएस वाली ही मिलेगी। अगर एनपीएस से पैसा मिल रहा है तो आपको इन सबसे कुछ नहीं लेना है। ये आ गया सिलेक्ट एन्युटी स्कीम, ठीक है। ये यहाँ पे इसको भी कुछ नहीं करना है कोई एन्युटी, क्योंकि जब आपको पेंशन मिलेगी तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको सब कुछ छोड़ देना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। क्लाइमेट जो क्लेम कर रहे हैं उनके यहाँ पे ये सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सेक्शन ई सब्सक्राइबर से फैमिली मेंबर्स। तो फैमिली मेंबर्स में जैसे फर्स्ट कॉलम में आपने जो किया स्पाउस आ गया, उसके बाद इस पर डिपेंडेंट मदर फादर इनके डिटेल आ गया। यहाँ पे फुल नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जरूरी है, देखो मैंडेटरी लिखा है साइड में, डेट ऑफ बर्थ। ऐसे ही जो जो लिखा है, अगर उनके चिल्ड्रन हैं जैसे बच्चे हैं तो उन बच्चों की भी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट डाल देना है, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे फिर सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है, क्लाइमेट जो क्लेम कर रहे हैं।
ये नीचे सारा इंट्रोडक्शन का है। उसके बाद यहाँ पर फिर सिग्नेचर विटनेस, 2 विटनेस जो भी आपको जानते हो, भाई भी, बहन, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है विटनेस। 2 यहाँ विटनेस के कॉलम है, यहाँ पे ये सिग्नेचर करके उसके बाद यहाँ पे ये फोटो लगा देना है, ठीक है, साइन करके, सेल्फ साइन करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ एड्रेस दी विटनेस, विटनेस का नाम और प्लस एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे प्लेस में जगह और ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉलम आ गया सिग्नेचर ऑफ द पर्सन मेकिंग ऑफ द डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन दे रहा है, मतलब जो क्लाइमेंट है, उनका यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देना है। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर, यहाँ पे फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। ये प्लेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। उसके बाद सेक्शन आपकी एफ आ जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ। यहाँ पे आपको ये नोडल ऑफिस की है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ नाम फिलअप करना है, ये जो आ रहा है श्रीमती जो भी। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ये इसके सिग्नेचर जो ऑथराइज पर्सन है, देखिए यहाँ पे लिखा स्टैम्प डीडीओ, ये डीडीओ का रोल है, यहाँ पे लिखा भी है, ये नोडल ऑफिस की डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो आपको इस पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सब्सक्राइबर्स के डीडीओ प्लस जो पीओ है, नोडल ऑफिस है, उनके रैंक और इधर सिग्नेचर उनका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिए जो आई लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रान नंबर आ जाएगा और यहाँ पे जिनके जो क्लेम कर रहे हैं उनका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे छोड़ देना, फिर यहाँ पे प्लेस और ये डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद फिर यहाँ पे ये डीडीओ का रोल्स आ जाएगा, ठीक है। ये सारा डीडीओ का रोल्स है, जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है और ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर भी अगर इससे संबंधित आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।